हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है और ये यूपीएससी का इस बार का जो पेपर आया है 2020 का, उसके पीछे भी कहानी है। देखिए, यूपीएससी बहुत पहले तो बस फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता था, लेकिन बीच में 2014-15 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, फैक्चुअल भी मिक्स था, चलेगा, ठीक था। 16 में यूपीएससी ने बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर पूछ दिया, इतना ज़्यादा फैक्चुअल था कि विजन आईज की पीटी 365 से ऑलमोस्ट डायरेक्ट 40 to 50 क्वेश्चंस थे। जीके टुडे से ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पेपर यूपीएससी से ज़्यादा स्टेट का लग रहा था। कट ऑफ कितना गया आपको पता है? 116। फॉरेस्ट्री का तो प्रोबेबली 130 प्लस चला गया, ऐसी हालत हो गई। लेकिन उसके बाद 17, 18, 19, 20 में यूपीएससी ने कन्वेंशनल पेपर नहीं डाला, बिल्कुल उसको डिफरेंट कर दिया। वहाँ पे कोर से ज़्यादा एप्लीकेशन पे बात आ गई। कोर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है? जो आप बेसिक बुक में पढ़ते हो या बेसिक करंट अफेयर में पढ़ते हो अपने मैगजीन में, वो कोर हो गया। एप्लीकेशन उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा लाइन, कुछ और उपयोग। कार्बन नैनो ट्यूब पढ़ा, ठीक है, सेंसर वगैरह के यूज़ में, लेकिन कैपिलरी में यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आता है आपका यहाँ एप्लीकेशन वाले पार्ट में, जो अब क्वेश्चन आने लगे हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक के जितने आपके यूपीएससी के पेपर हुए हैं, इसमें 18 से जो मुकाबला कर सकें टफ पेपर का, तो वो 2020 है। और 2020 का पेपर खास करके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड था। इनफैक्ट स्टैटिक का भी एप्लीकेशन है, करंट का भी एप्लीकेशन है। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सब कोई कर सकते हैं अगर बेसिक बुक कवर करें तो। कट ऑफ क्रॉस करना, बेसिक कोर करके भी आप चले जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक गारंटेड परफॉर्मेंस के लिए कि हाँ सिलेक्शन हो जाए, कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार क्या पढ़ के जाए। तो इसके लिए बहुत डिमांड आई है, बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। मैसेजेस वगैरह मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो मैं सारे का डिमांड का यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। अगर आप ये 2021 की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे अच्छे से, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में पक्का है, फॉरेस्ट्री में भी पक्का है और नॉर्मल सिविल सर्विसेज में भी पक्का है आपका कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए मैं भी आपको बता दूंगा पहले क्या करना है, बाद में करना है, सारी गाइडेंस दे दूंगा। कहाँ से आपको प्रिंट आउट कराना चाहिए कि आपको इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाएं जल्दी से जल्दी, कौन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए, चैनल ज्वाइन करने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कॉरिडोर के चैनल पर आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या मिलेगा, मेंटरशिप के प्रोग्राम को चलाने की जो बात है वो कब चलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। डिस्क्लेमर अगेन, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको सूट नहीं करती है तो आप इसमें ट्विक कर सकते हैं। आप सोर्सेज यही रखिए, ठीक है, लेकिन आप ट्विक कर सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ अपने, बल्कि सोर्सेज भी थोड़ा बहुत वैरी कर लें। लेकिन ये बेसिक रीडिंग है जिसको करने के बाद सिलेक्शन गारंटेड है प्रीलिम्स में, अगर आप इसको फॉलो करें तो। इतना पक्का है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। मेरे 2017 में 125 प्लस मार्क्स थे, ठीक है, सॉरी फॉर राइटिंग दिस बैड बिकॉज दिस इज ए कर्सर, माउस कर्सर। 125 प्लस मार्क्स थे। फिर मेरे 2018 का अटैम्प्ट तो मैंने बहुत अजीब तरीके से दिया था, 25 दिन टाइम लेके, तो वो हुआ नहीं। फिर 19 में मेरे फिर से 117 के आसपास मार्क्स आएंगे प्रोबेबली, अभी मार्क्स रिलीज होगी तो ऐसा ही कुछ होगा, 15-17। इस बार का मैंने थोड़ा यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम दे दिया, रिवाइज़ नहीं किया मैंने, तो मेरी गलती भी बताऊंगा कि सब कुछ करने के बाद रिवाइज़ करना होता है। तो वो 94 के आसपास EWS कैटेगरी में टकरा है, तो प्रोबेबली ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसी पे डिपेंडेंट हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि 40 दिन बाद मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें कि जनवरी में शुरू करें। कोर्सेज जो सारे पेंडिंग है, कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है, वो कब करें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरे इस मार्क्स पे ट्रस्ट रखिए, स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट रखिए, आपका एग्जाम ये प्रीलिम्स का पक्का क्लियर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा डिस्क्लेमर ये कि मैं आपको इसमें शेड्यूल नहीं बताऊंगा, टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल इसलिए नहीं बताऊंगा कि हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, किसी ने कोचिंग लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी को गाइडेंस अवेलेबल है, किसी को गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, किसी को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, किसी को कम अंडरस्टैंडिंग है। तो वो टाइम टेबल कितने बजे बैठना है, कितने बजे सोना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। प्रेफरेबली आप जो है मॉर्निंग में 5 बजे उठिए, वो ठीक है, रात की अच्छी नींद लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको कितना क्या पढ़ना है, कितना कैसे रिवाइज करना है, कब टेस्ट देना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ये लेक्चर जो है मोस्टली आपके सोर्सेज पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत स्केड्यूल एंड टाइम की बात कर लेते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। सेल्फ स्टडी कितना करना है, कैसे करना है, कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, आपकी मर्जी होगी। फ्रेशर्स के लिए कोचिंग लेना सजेस्टेड है, ऑनलाइन ले पाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका बैकग्राउंड किया हुआ तो आपको कोचिंग लेने के लिए GS के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शनल का कोचिंग डिज़ायर्ड है, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको हायर नॉलेज चाहिए होती है। टाइम कैसे डिवाइड करना है? जब तक आपका प्रीलिम्स का 3-4 महीना नहीं बच जाता, आप ऑप्शनल और GS पे बराबर टाइम दोगे। जितना पढ़ोगे, 10 घंटा दोगे तो 5 घंटा इधर, 5 घंटा उधर। लास्ट के 3 से 4 महीने में आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे फोकस करना है। उसमें भी CSET आप कम से कम 1 वीक या 10 दिन दे दीजिए। भले आप IIM से आए हों, आपको सारा कुछ आता हो, इंग्लिश वगैरह अच्छी हो, कोई बात नहीं, फिर भी 1 वीक 10 दिन दे दीजिए। यूपीएससी का पैटर्न डिफरेंट है। इस बार बहुत लोग CSET के कारण रुक रहे हैं, इनफैक्ट मेरा भी कम हो रहा है। मैंने 120 का भी स्कोर किया था, आज मैं 65-70 के आसपास हूँ। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कीज़ भी इतनी वैरी करती हैं। तो प्लीज़ CSET को आप 1 वीक या 10 दिन दे दीजिएगा। अगला साल का एग्ज़ाम है जून में,
तो आप इसको अप्रैल में दीजिए, अभी मत दीजिएगा, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन जरूर दे दीजिएगा, किसी के लिए भी ये सजेस्टेड है। नेक्स्ट थिंग ये कि आपको 6 दिन पढ़ना है। हफ्ते का लास्ट दिन जो है, जो भी दिन आप चूज़ करें, संडे मंडे जो भी चूज़ करें, वो आपके रिवीजन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आप चीज़ों को भूल जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, है ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे। साइक्लोन का क्वेश्चन आया था और उसके अंदर आया था कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो होता है कि नहीं होता है, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल बीच का जो है ना शांत एरिया, उसके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। ये आपको बेसिक बुक में नहीं मिलेगा, ना राजतनील मैम के लेक्चर में मिलेगा, ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। लेकिन जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना होता है और सोचना होता है कि साइक्लोन इतनी बड़ी चीज़ और ये फिक्स्ड 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हर जगह पे कैसे पॉसिबल है। इस तरह से आप चीज़ों को एलिमिनेट करते हो। तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या रेफर करेंगे? कन्वेंशनल तरीका ये है, क्लास 11 और 12th की एनसीईआरटी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी करके 4 बुक है। क्लास 11 में भी 2 बुक है, ह्यूमन और जैसे भी हो मिक्स करके ह्यूमन फिजिकल करके वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर इंडिया फिजिकल और वर्ल्ड फिजिकल, ये 4 बुक्स हैं। आप इन चारों बुक को पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में आप मुनाल के लेक्चर पे चले जाइए, मुनाल सर के, वहाँ पे राजतनील मैम जो कि अब IRS हैं, उन्होंने लेक्चर डाले हुए हैं। 28 आवर्स के आसपास का लेक्चर है। उस पूरी प्लेलिस्ट को करिए, आपकी मैपिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वो जितनी भी मैपिंग कराती हैं वो उसको आप चाहिए तो ओरिएंट या फिर आपके ऑक्सफोर्ड की मैपिंग पे नोट डाउन कर लीजिए, वो आपका स्टैटिक हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर की जो आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन लगती है उसको मार्क करते रहिए, ताकि आपको कल को लास्ट में किसी करंट अफेयर मैपिंग की सीरीज़ वगैरह इन चीज़ों पर डिपेंड ना करना पड़े और आपकी तैयारी पहले से ही स्ट्रांग होकर रखी हो। अभी एक मैंने बुक सजेस्ट किया था KBC नैनो का ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। इसमें सारी रिवर ट्रिब्यूटरीज वगैरह बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। मुझे भी हेल्प हुआ है। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन मैप में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा गूगल करके फिल्टर आउट कर लीजिएगा। बाकी आप ये चीज़ें ले सकते हैं। जो बुक का नाम आएगा मैं उसका जहाँ से परचेज़ करना है आपको मर्जी है, लेकिन मैं लिंक डाल दूँगा। और कुछ मटेरियल अगर मेरा होगा, मेरे चैनल पर होगा, तो मैं उसका लिंक तो आपको दे ही दूँगा। तो ये हो गया GS1 में ज्योग्राफी का पूरा ब्यौरा। इतना ही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं करना है। कंप्लीट तैयारी यहीं से होगी। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आता है तो अपने जो है नॉलेज से उसको एलिमिनेट करिए, है ना। अब ज्योग्राफी में मैपिंग में क्या आया था, सियाचिन और नुब्रा वैली, इंटरनेशनल रिलेशन के लेक्चर में मैंने अच्छे से कराया, मैं आपको दिखाता हूँ इस एरिया से आके, क्योंकि हमारे ये 1 घंटे का मैंने लेक्चर बनाया था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे। पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट मैंने यहाँ पे कवर किया था, जितने भी एरिया सारे की मैपिंग की थी। इस मैपिंग में देखिए मैंने खुद से मार्क की हुई हैं कई चीज़ें इसमें, तो हालांकि इमेज में भी मार्क था, कुछ मैंने खुद भी मार्क किया, जैसे एनीवे इंदिरा कॉल वगैरह की जो लाइन मैंने बनाई है AGPL वगैरह की। ये देखिए मैंने सियाचिन ग्लेशियर पढ़ाया था, उसके नीचे सियाचिन के नीचे देखिए वहाँ पे नुब्रा, ठीक है। तो ये उसके साउथ में, यहाँ से करेक्ट आंसर निकलता है। तो चीज़ें एप्लीकेशन करनी पड़ेंगी। मेरा लेक्चर देख लीजिए IR का ये सीरीज़ में, डिपेंडिंग ऑन माई प्रीलिम्स रिजल्ट, या तो 40 दिन बाद शुरू कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं इसको अपने मेंस के बाद शुरू करूँगा। लेकिन कंप्लीट होगा ये मेंस और प्रीलिम्स सब कुछ, और इसमें लगभग 5 से 6 साल का करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा। अगर आप उसको करंट अफेयर कहते हैं तो पूरा IR कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका। यहाँ पे आइडिया ये है कि पहले सारे इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट कर लें। मैंने नेपाल करा दिया है, मैंने चाइना करा दिया, मैंने पाकिस्तान करा दिया, फिर और भी कुछ थोड़े बहुत। उसके बाद इंडिया के नेबर कंट्री के साथ रिलेशन पढ़ा दें। फिर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड के, इंडिया के करेंगे तो उसमें कई चीज़ें पढ़ेंगे, भूटान के साथ BBIN वगैरह। और जब चाइना का करेंगे तो उसमें 1 बेल्ट 1 रोड, ये सारी चीज़ें करेंगे। आपका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, एवरीथिंग। उसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, है ना। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के साथ आपका इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन सारा निपटा दिया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी, ऐसी चीज़ें करते हैं। अल्टरनेटिवली मैंने बात की है एक एजुकेटर से, तो वो प्रोबेबली हो सकता है कि 1 वीक के अंदर UPSC PSC कॉरिडोर पे ज्योग्राफी की सीरीज चलाएंगे। उन्होंने शबीर सर के टेस्ट सीरीज वगैरह में हमेशा हाईएस्ट स्कोर किया हुआ जब भी दिया है, तो ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। ही हैज़ टॉट ऑन अदर चैनल्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। नेम इज़ नितेश, ही इज़ माई फ्रेंड। तो इफ़ ही अग्रीज एंड ही स्टार्ट्स, then we will have a geography series. Now that geography series will have everything which is there in other geography series. For example, that geography series will also have snippets from NCERT. Whichever is extra thing from NCERT will be inserted there. GC लियोंग का भी मटेरियल होगा, माजिद हुसैन का भी होगा। मैपिंग भी कंप्लीट कराई जाएगी और बीच बीच में UPSC के प्रीलिम्स और मेंस में भी जो क्वेश्चन आए थे वो भी करा दिए जाएंगे। करंट अफेयर का प्लेसेज इन न्यूज़ भी इंसर्ट करा दिया जाएगा अलग से। तो वो सीरीज बनेगी 25 घंटे की शायद, और उसके प्रोबेबली वीक में 3-4 लेक्चर आएंगे, और ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो या तो आप इतना करिए, कोई दिक्कत नहीं, और अगर हमने स्टार्ट किया तो बस ये करिए, बस उस प्लेलिस्ट को देखिए, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं GS1 में क्या है।
GS1 में नेक्स्ट है हिस्ट्री, जो कि सबको बहुत डर लग रहा है कि भाई हिस्ट्री कहाँ से आ रहा है, हिस्ट्री कहाँ से आ रहा है। हिस्ट्री कहाँ से आ रहा है बताता हूँ। हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन आया था ना पल्लवाज वगैरह का, तमिलनाडु की हिस्ट्री में आराम से पढ़िए, आपको सारी क्रोनोलॉजी पता चल जाएगी। जो तमिलनाडु की हिस्ट्री अब आपको पढ़नी है वो रिसेंटली अपडेट हो चुकी है, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पे मैंने लेक्चर बनाया तमिलनाडु के क्लास के 11 हिस्ट्री बुक के नई वाली के। आपको क्लास 11 हिस्ट्री जो तमिलनाडु का जो 2017-18 में आया है एडिशन, वो पढ़ना है। न्यू तमिलनाडु बुक, उसकी इमेजेस अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, एक आध जगह मिस्टेक है वो मैं करेक्ट कर दूंगा। तमिलनाडु की हिस्ट्री ओनली एंड ओनली कॉरिडोर से करनी है। और वो बुक जो नई वाली है उसको डाउनलोड करना है तो मैं अपना ऑफिशियल चैनल जो है मेरा खुद का, उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको सर्च कर देंगे और दूसरा प्लेलिस्ट आपको नीचे ही यहाँ पे डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन वहाँ से एकदम डायरेक्ट आए हैं इस बार भी। इसके अलावा आप ओल्ड NCERT वगैरह मत पढ़िए, वो ज़माना गया, कोचिंग वाले बताते हैं, लीव दैट। NCERT की न्यू बुक्स जो हैं क्लास 6, 7, 8 की और 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2 में बोलता था। अब मैं 12th क्लास की जो पार्ट 3 है मॉडर्न हिस्ट्री वो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड हो गया एग्जाम। तो 6, 7, 8 12th क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 NCERT की न्यू बुक हिस्ट्री के लिए करनी है। आर्ट एंड कल्चर में आप क्या करिए, नितिन सिंघानिया करिए। इसके मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, आगे इसको प्रोसीड करूँगा अगेन 40 दिन बाद या जनवरी में, और उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप भी डिस्कस करेंगे, लाइव सेशन में कराया जाएगा। नितिन सिंघानिया करेंगे लेकिन कॉरिडोर से करेंगे, ज़रूरत है कि आप ये बुक ऑर्डर कर लें, नई वाली एडिशन। NCERT की फाइन आर्ट बुक भी करनी है। अब ये करने के बाद नितिन सिंघानिया ये क्यों करनी है, एक तो ये NCERT है, दूसरा कंप्लेक्स्ड है, छोटा है, 100 पेज समथिंग का होगा, 100, 100, 150 पेज का होगा। तीसरा ये है कि इस पर कई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो नितिन सिंघानिया में नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है NCERT में तो उसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी सी बुक भी करनी है, ये आपको खुद करनी है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो एंशिएंट और मिडिवल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से करनी है। कोई कुछ भी बोले, मॉडर्न हिस्ट्री अभी भी स्पेक्ट्रम से करना है, लेटेस्ट एडिशन से। और इसके लिए मैंने पूरा लेक्चर बना दिया है ऑलरेडी कॉरिडोर पे, लाइव सेशन सारा कंडक्ट कराया हुआ। आप उसकी प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ से आपको गांधी इरविन हो, गांधी का स्टेटलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हो, कई सारे क्वेश्चन आप वहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मेरे लेक्चर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से एक्सप्लेंड है। लाइव चैट खोल लीजिएगा, कई लोगों का इनपुट भी है वहाँ पे। वेलेस्ली वाला जो था, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। बात आती है कि तो रुकमा बाई कहाँ से आया। रुकम बाई जो आया वो एज ऑफ कंसेंट की जब बात करेंगे एक्ट की, आपको गूगल करना चाहिए, विकीपीडिया से थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि उसके पीछे क्या स्टोरी है। यहीं पे एप्लीकेशन आता है। अगर आपको उस एस्पेक्ट में चीज़ें पढ़ रहे हों, इल्बर्ट बिल वगैरह पढ़ रहे हों, थोड़ा बहुत गूगल करिए। ऐसे कितने फैक्ट होंगे आपको पता है, आपको लग रहा होगा कि पहाड़ होगा, नथिंग लाइक दैट। 15 से 20 से 25 टॉपिक, 15 से 25 मान लीजिए, चलिए मान लीजिए मैं 30 टॉपिक हो, तो आप नहीं कर सकते 30 टॉपिक, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरत है कि जहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हिस्ट्री में आपके फिनोमेनन दिखें, एक्ट दिखें, कोई आपको यहाँ पे किसी वुमन का नाम दिखे, प्लीज़ उसको गूगल करिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। सब कुछ स्पेक्ट्रम में नहीं है, आपको थोड़ा बहुत गूगल करना पड़ेगा, तभी जो है आप डिफरेंट कैंडिडेट बनोगे, जिसको यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, जो बस कोचिंग और बुक्स पे डिपेंड ना करता हो, बुकिश ना हो, गूगल करना जाने, बाहर से पढ़ना चाहे, विकीपीडिया करना जाने, है ना, नहीं तो लाइब्रेरी जाना चाहे, आपकी मर्जी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तभी आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसको आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में जो शुरुआत होगी आप प्लासी से पढ़ेंगे, उसके पहले के चैप्टर से क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। रुक के बता दूं कि GS1 में जो सोसाइटी का सेक्शन है वो आपको प्रीलिम्स के पहले नहीं देखना है। प्रीलिम्स के पहले जो क्वेश्चन आएगा सोसाइटी से वो आपके करंट अफेयर से आएगा, कोई स्टैटिक से नहीं आएगा। तो उसको आप मेंस के लिए करिए और वो प्रीलिम्स के बाद करिएगा, बहुत ईजी सेक्शन है, पहले मत करके जाइएगा। अब GS2 पॉलिटी की बात आ रही है। स्टैंडर्ड सोर्सेज लक्ष्मीकांत की नई वाली एडिशन ले लीजिए, और साथ ही साथ जो भी कोई आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट वगैरह देखें उसको PM बख्शी की बेयर एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से रेफ़र कर लीजिए ताकि आपको याद रहें चीज़ें। अल्टरनेटिवली मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैंने कुछ लेक्चर तो बना दिए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन आया था ना इस बार, वो मेरे लेक्चर से डायरेक्ट आया है। और आपका जो कन्विक्ट हो गया कोई, तो वो क्या बनता है नहीं बनता पार्लियामेंट में, उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। कई चीज़ें डायरेक्ट आई हैं, जबकि मैंने बहुत कम लेक्चर बनाए उसके। इस सीरीज़ को भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, एनवायरनमेंट में, पॉलिटी में जो मैं आपको कंटेंट दूंगा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अल्टरनेटिवली आप क्या करिए, कॉरिडोर की पॉलिटी के लेक्चर्स जो आएंगे, और पॉलिटी प्लस क्यों लगाए हैं, प्रीलिम्स, मेंस, गवर्नेंस सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें मैं RTI, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। जो लक्ष्मीकांत में आपको ना मिल के समझना है वो चीज़ें भी पढ़ाऊंगा। और आपको 10 बार लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये कोर्स एक बार कर लीजिएगा, आपका आराम से प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेंस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि 2019 का जो मेंस था उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे आए थे जो लक्ष्मीकांत से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वो करंट थे, और कुछ लक्ष्मीकांत स्टैटिक भी थे तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं हो रहे थे या उसका आंसर नहीं मिल रहा था।
लेकिन जो मेरे नोट्स हैं उसमें सब चीज़ों का आंसर है। तो आप कॉरिडोर का पॉलिटिकल लेक्चर का इंतजार करिए, लेकिन उसके पहले लक्ष्मीकांत करिए, ठीक है। तो ये हो गया GS2 पूरा। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन जो है GS2 में, उसमें बस आप करंट अफेयर करके जाइएगा, जो भी विजन वगैरह का आता है उतना काफ़ी है। आपको स्टैटिक कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं करना है। बाकी मेरा जो लेक्चर बन रहा है सीरीज स्टैटिक का और डायनामिक का 5-6 साल का करंट अफेयर का, वो जब भी कंप्लीट होगा तो उससे बेटर मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। GS3 इकॉनमी ये आपको खुद करना है, मैं अभी शायद नहीं करा रहा, देखूंगा। इसके लिए आप क्या करिए, जिनकी फाउंडेशन वीक हैं इकॉनमी में, क्लास 11 की NCERT का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लीजिए जल्दी से। क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। माइक्रो मत पढ़िएगा, UPSC के लिए नहीं होता वो। अब यहाँ पे कई लोग रमेश सिंह वगैरह पूछते हैं, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 NCERT करने के बाद क्लास 11 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स, श्री राम IAS का इकॉनमी जो है उसका लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए। इकॉनमी में उससे ज़्यादा लूसिड एक्सप्लेंड मुझे बुक नहीं मिली है। अल्टरनेटिवली वेरी रिस्पेक्टेड मुरनाल सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, आप उनके लेक्चर देख लीजिए। आपको ये दोनों करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस बार इनफैक्ट जो हुंडी का क्वेश्चन आया है वो आपके मुरनाल सर के लेक्चर में मिल जाएगा, शायद कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बुक में है NCERT में, लेकिन आप क्या कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे? नहीं ना, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करना होगा, इसकी समरी करिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट मत पढ़िएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे की समरी आप GSS कोर्स से पढ़ सकते हैं या विजन IAS से पढ़ सकते हैं, और बजट भी कहीं से कर लीजिएगा। ऐसे बजट के सारे प्रोविजन कहीं ना कहीं करंट अफेयर में मेंशन होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आप GSS कोर या विजन IAS की समरी कर लीजिएगा। कौन सा? 2021 वाला जो आएगा, अभी वाला नहीं। 20 वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 21 वाला करेंगे आप। GS3 का मोस्ट स्केरी सेक्शन एनवायरनमेंट, UPSC PSC कॉरिडोर, एकदम कहीं और से नहीं। इसके मैंने काफ़ी लेक्चर बना दिए हैं, स्टैटिक डायनामिक, उसकी प्लेलिस्ट नीचे डली हुई है, आप वहाँ से देखें, आपको समझ में आएगा। मैंने लेक्चर में ये मेंशन किया था कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, याद रखिएगा, केरला में नहीं है, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट UPSC में पूछा गया था। और नेशनल पार्क मैंने डेजर्ट नेशनल पार्क बोल के बोला था कि बाड़मेर में और राजस्थान में जैसलमेर में है, और वहाँ आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। मस्क डियर का क्वेश्चन आया है, पापी कोंडा वाला जो क्वेश्चन था वो आया है। तो मेरे नेशनल पार्क के सीरीज़ का 1 घंटा से मुश्किल से प्लेलिस्ट का ड्यूरेशन होगा। और बायोस्फीयर रिजर्व वो वाला बारासिंगा वाला मध्य प्रदेश के एरिया में, तो 10 नंबर के मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, और वो सारे बस 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर से आए हैं। तो एनवायरनमेंट की कोई सीरीज़ आपको UPSC पे कहीं भी आपको इससे बेटर नहीं मिलने वाली है। तो स्टैटिक हो, डायनामिक हो, करंट हो, सब कुछ आप पिछले साल वाला भी कर लीजिए। PT 365 का जो सीरीज़ है उसके साथ जो स्टैटिक है बहुत कुछ डाला हुआ है। WLPA का भी क्वेश्चन आया है, सब सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। अच्छा, अब एप्लीकेशन फिर से बताता हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्लांट वाला आया था, तो शेड्यूल 6 में ये मेंशन है कि उन चीज़ों को आप अपना कल्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आंसर जो था वो लाइसेंस की बात है। ये क्यों है इजी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड है, फिर भी क्यों ये सॉल्व होगा? क्योंकि आप खुद सोचिए, कल को किसी को रिसर्च करना होगा, किसी को PhD करना उस प्लांट पे, तो क्या वो भी नहीं उगा पाएगा? तो लाइसेंस लेके तो पॉसिबल होना चाहिए ना। दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग। आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो फिर ये स्टैटिक का एप्लीकेशन हो गया। आप लॉ जानते थे शेड्यूल 6 में प्रोहिबिटेड है कल्टिवेट करना, लेकिन क्या एकदम प्रोहिबिटेड है? नॉट पॉसिबल। इसलिए ऐसी चीज़ों को ऐसे सॉल्व करते हैं। GS3 का एनवायरनमेंट सेक्शन आप बस UPSC PSC कॉरिडोर से करिएगा, बहुत कुछ ऑलरेडी कवर करा दिया गया। इसके जो PDF है मेरे खुद के सेल्फ मेड है, प्रोबेबली वो आपको कुछ दिनों में शॉप पे भी मिल जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैंने टेलीग्राम पे अपने चैनल पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और लेक्चर के नीचे भी गूगल ड्राइव में डाला हुआ है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों को बहुत परेशान कर रही है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए UPSC PSC कॉरिडोर पे 19 घंटे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का PT 365 का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए। अब हमारा नया कंटेंट आएगा तो हम फिर से शुरू करेंगे, सेल्फ मेड कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लेकिन अब ये ज़रूरत है कि NCERT की जो बायोलॉजी है क्लास 11 और 12 की, उसमें कुछ आप सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ लीजिए। उसमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, यूनिट है, वो करिए, प्लीज़ करिए। उसमें इकोलॉजी का है, उसको करिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ करना क्या है यहाँ से NCERT में आपको, ठीक है। देखिए, आप ये क्लास 11 की NCERT बायोलॉजी की बुक है। यहाँ पे जो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है, आप इसको इग्नोर करके चले जाइए, या तो मैं एनवायरनमेंट के लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूंगा अगर कुछ ऐसा होगा, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी वगैरह होती है तो थोड़ा बहुत होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन अदरवाइज़ आप यहाँ से मत पढ़िए इसको। यूनिट 2 में ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स है, इसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिट 3 में देखिए सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, अगर आपको पता नहीं हो तो। ये प्लांट फिजियोलॉजी है यूनिट 4 में, आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन है, तो आप कुछ मिनरल देख सकते हैं प्लांट वगैरह के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये क्लास 11 में इतना ही करना है, क्लास 12 में ज़्यादा करना है।
ये क्लास 12 की बायोलॉजी का बुक है एनसीईआरटी का। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या आपको, यूनिट 3 देखिए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, आ गया यूपीएससी, यहाँ पे करिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ देख लीजिएगा, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करना है। बायोटेक्नोलॉजी का पूरा सेक्शन करना है यूनिट 9। उसके बाद लास्ट वाला जो यूनिट 10 है इकोलॉजी, इसके आपको सारे चैप्टर करने हैं। भले मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊँ, लेकिन आप इकोलॉजी यहाँ से एनसीईआरटी से भी करेंगे। तो ये हो गई आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी। अब ये बताइए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या करें। अब आ गया वीएलसी टेक्नोलॉजी, तो उसके 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट मिल गए, एक ना मिला तो क्या करें। प्लीज़ गूगल करिए, उसके बारे में थोड़ा जानिए। अब लीजा पाथफाइंडर आया था, मैंने लीजा पाथफाइंडर पढ़ाया था, इवॉल्व करके जो लीजा है वो नहीं पढ़ाया था। तो करना क्या है, आपको तो पता है ना कि लीजा पाथफाइंडर में क्या था। अब क्वेश्चन में एलिमिनेट करिए कि लीजा पाथफाइंडर में ये तो नहीं था, तो वो इवॉल्व लीजा में था। ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कार्बन नैनो ट्यूब में आपको थोड़ा एलिमिनेशन वगैरह करके आंसर लाना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन वहीं ऑन द स्पॉट होगा, और नहीं भी करेंगे, अगर कोर स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। फॉरेस्ट्री के लिए आपको जो है वहाँ पे एलिमिनेशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। अब ड्रोन पढ़ना होता है, लेकिन वॉल्केनो में एक एक्टिव वॉल्केनो के क्रेटर में यूज़ करते हैं कि नहीं करते अब नहीं पता, लेकिन एक गेस तो कर ही सकते हैं ना भाई कि ड्रोन को ऊपर उड़ाएंगे तो क्रेटर के अंदर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। GS3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यही सोर्स है। मेरा 19 घंटे का लेक्चर एक बार जरूर कर लीजिएगा, ब्यूटीफुली मेड लेक्चर, यू शुड डू दैट। GS3 एथिक्स को आप प्रीलिम्स के पहले ही एक बार कर लेंगे। इसके लिए शायद मैं अभी हेल्प ना कर पाऊँ, इतना बिजी हूँ। अतुल गर्ग सर हैं, राजेंद्र नगर में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर या लुकमान IAS के लेक्चर, दोनों में से कोई कर लीजिए। फॉर मी अतुल गर्ग इज़ प्रेफर्ड। मैंने यहाँ से कोचिंग ऑनलाइन एक बार ली हुई है, आधा अधूरा पढ़ा है लेकिन लिया हुआ है। दूसरा कि एथिक्स में जो एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं आपके, या तो खुद की लाइफ से हों, अच्छे एग्जाम्पल हैं तो, और नहीं तो आप जो करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, वहाँ से एग्जाम्पल नोट करके एवर नोट में या अपने नोटबुक में उसको लिख लिया करिए, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। खुद के एग्जाम्पल जो आपको याद हो, किसी दूसरों का नोट्स ना खोजें वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम के टाइम पे। फिर नेक्स्ट, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ऐसे का क्या करें। अबाउट ऐसे देखिए, मेरे 143 मार्क्स थे 2017 में, ठीक है। अब ये 143 मार्क्स के लिए आपको लगेगा कि दिस इज़ अ गुड मार्क, ठीक है, दिस इज डिसेंट वन। अब ये कैसे है, मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा, मैंने एक भी ऐसे की प्रैक्टिस नहीं की, मैंने कोई मेंस आंसर राइटिंग की नहीं की, कोई भी कोचिंग उसके लिए नहीं लिया, घर पे भी मैंने सेल्फ स्टडी में एक भी आंसर नहीं लिखा। फिर ये कैसे आया, मैं तो पास आउट भी बहुत पहले का हूँ, हाँ, मेरी तो एज निकलने वाली UPSC की। तो कैसे आया ये, ऐसे आया क्योंकि मैंने उसके लिए जो एक परफॉर्मा करना होता है, जैसे अप्रोच होती है ऐसे की, ऐसे को जैसे डिवाइड करना होता है, उसके एंटीथेसिस क्या होती है, थेसिस क्या होती है, कितने पॉइंट बनाएं, कोट्स को कैसे इंसर्ट करें कि वो ब्यूटीफुल लगे पढ़ने वाले को, क्या एग्जाम्पल दें, वैसे किया था। पूरे GS के सिलेबस को एक बार रीड करिए, उसको ऐसे में कैसे यूज़ करें, ये सारी टेक्निक के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ। ऐसे के लिए आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, और अगर आप 2-4 ऐसे लिख लें, अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। बट यू हैव टू डू दिस ओनली आफ्टर प्रीलिम्स। ओनली आफ्टर प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स के बाद आप ऐसे के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो, और उसके पहले स्ट्रैटेजी वीडियो आपको कुछ दिनों में ही मिल जाएगी, 1-2 दिनों में ही मिल जाएगी ऐसे के लिए, क्योंकि इस बार का मेंस आने वाला है तो वहाँ स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ऐसे की स्ट्रैटेजी में डाल दूंगा, आपके मार्क्स इंश्योर्ड हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेक्निकल है ये करना, फिलोसॉफिकल ऐसे को भी कैसे आसानी से लिखते हैं मैं आपको बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट, द बिग हर्डल करंट अफेयर्स। लोग बोल रहे हैं कि PT 365 से क्वेश्चन नहीं आया। PT 365 अगर आपने सही से पढ़ा होगा, लेक्चर सही से देखे होंगे, एलिमिनेशन से करके आपके कम से कम वहाँ पे आराम से 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, बिल्कुल थे। लोग कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन चूंकि अभी प्रीलिम्स दूर है तो अभी विजन मंथली पढ़िए, है ना, विजन मंथली पढ़िए, ट्राई करिए। अगर आप विजन मंथली ही बस पढ़ रहे हैं, उतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपको मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी करंट की। तो 1.5 साल का पढ़ के जाइए एग्जाम के पहले का, 1.5 साल का। लेकिन अब अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं। राज्यसभा टीवी देखिए, बस बिग पिक्चर नहीं, इन डेप्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी अच्छा प्रोग्राम आता है जो कि UPSC से रेलिवेंट है, टोटल राज्यसभा टीवी पे आप डेली हाफ एन आवर से लेके कम से कम 1.5 घंटा इतना दीजिए, उस चीज़ को सुनिए। बाकी इधर उधर की जो वेबसाइट्स हैं, इनसाइट्स वगैरह, वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। UPSC बहुत डीप जा रहा है, वो सब बहुत काम नहीं आएगा। अच्छे से डिस्कशन देखिए, अच्छे से इन डेप्थ चीज़ें देखिए राज्यसभा टीवी पे। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो योजना कुरुक्षेत्र को पलट लीजिए, पुराना जमाना आ गया फिर से। योजना कुरुक्षेत्र को पलट लीजिए, जहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर दिखे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिखे, सॉइल की बातें दिखें, रूरल फाइनेंसिंग दिखे, नाबार्ड दिखे, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखे तो वो आर्टिकल पढ़ लीजिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं, 1 महीने का
अभी से आदत डाल लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बहुत योजना कुरुक्षेत्र पढ़िए ताकि आप अच्छे से एलिमिनेट करें और एग्रीकल्चर के सेक्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो। हालांकि एग्रीकल्चर का सेक्शन मैंने जो विजन का ये बनाया हुआ है इकोनॉमी वाला PT 365, उसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है तो उसमें मैंने MSP बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ पूरा PDS सिस्टम वगैरह। तो आप उसको एग्रीकल्चर के 4-5 लेक्चर हैं उसको आराम से देख सकते हैं अलग से। अदरवाइज़ आप ये मैगजीन वगैरह पे डिपेंड करिए, एग्रीकल्चर के लिए अलग से कोई नोट्स वगैरह मत खरीद लीजिएगा कहीं से। न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, फिर से पैटर्न आ गया न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, शायद अभी भी ना पढ़ूँ, लेकिन मैं सजेस्ट तो करूँगा ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो जो मैंने कोर और पेरीफेरी बताया था, तो स्टैटिक का तो मैंने बता दिया कि आपको गूगल करके चीज़ें सीखनी है, लेकिन डायनामिक का, करंट का एप्लीकेशन कहाँ से आएगा? हर चीज़ क्या आप वहाँ पे पढ़ोगे? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो कंपाइलेशन आएगा PT 365 या जो विजन मंथली पढ़ोगे आप 3-4 दिन के अच्छे से पढ़ना, वहाँ भी हर चीज़ को गूगल करना आप, छोटे छोटे टर्म को जो समझ में ना आए। लेकिन साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी पेरीफेरी जो है ऑलरेडी स्ट्रांग रहेगी, चीज़ों का रिवीजन भी होता रहेगा। आराम से 1 घंटे से 1.5 घंटे में आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़ने का ज़माना गया। कॉरिडोर का अपकमिंग करंट अफेयर का सीरीज आने वाला है, प्रोबेबली मैं ही लूँगा, PPT बनाने के लिए तैयारी चल रही है। इसमें बहुत वेरियस सोर्सेज से जो भी न्यूज़ आई होगी PIB वगैरह की, विथ वैल्यू एडिशन जहाँ भी यूज़ होगा। अब विकीपीडिया का हमारा जो टेक्निक है बाकी लोग भी कॉपी कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, तो कोई नहीं, हम तो अपने लाइन पे चलेंगे ही। PPT बनाने से अच्छा है विकीपीडिया से चीज़ें दिखा दो, मेहनत भी बचती है और लोगों को आराम से एक नॉलेज मिलती है। बस यही है कि विकीपीडिया पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उसको वेरीफाई करके ही दिखाना चाहिए, तो वो हम काम करेंगे, जो दिखाया जाएगा वेरीफाइड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो कॉरिडोर का अपकमिंग करंट अफेयर सीरीज भी डेली बेसिस पे आएगा, आप उसको देख सकते हैं। बाकी ये सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए, विजन का मंथली पढ़ना है, राज्यसभा TV योजना कुरुक्षेत्र सेलेक्टिवली पढ़ने हैं, और न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस आपको डेली पढ़ना है। सब करें तो टेस्ट सीरीज़ करें कि नहीं करें? देखिए, टेस्ट सीरीज़ करें ना करें वो बात नहीं है, टेस्ट सीरीज़ से आपका चीज़ें जो है आपकी रिवीजन हो जाती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पता है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। जैसे ही आप क्वेश्चन करो सॉल्व टेस्ट सीरीज़ का, पूरा टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करो, एक टेस्ट दो। जैसे बीच में मैंने बुक्स बताई ना क्या क्या पढ़नी है, तो बुक्स पढ़ लो जैसे लक्ष्मीकांत, तो अब आप उस पर बेस्ट पॉलिटी के टेस्ट कर लो, विजन के कर लो, फोरम के कर लो, IAS स्कोर के कर लो, नेक्स्ट के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। विजन वाला थोड़ा ठीक लगता है मुझे, बाकी भी सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनका टेस्ट दो, टेस्ट में जितने आपके अनअटेम्प्टेड या रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, बस वो पोर्शन जाके एक पन्ना रिवाइज कर लेना। ऐसे कर करके पूरा सिलेबस 2-4 बार रिवाइज हो जाएगा। तो टेस्ट दिए जाते हैं स्कोर के लिए नहीं, टेस्ट दिए जाते हैं रिवीजन के लिए। मैंने देखा लोगों के 70-60 में भी स्कोर होते हैं, इस बार उन्होंने 110-20 किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस का टेस्ट सीरीज, अगर आपकी आंसर राइटिंग एवरेज है तो आप आराम से प्रीलिम्स की बात करिए। आपको बहुत डर लग रहा है तो 1-2 क्वेश्चन आप लिख के देख लीजिए, ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए, किसी से इवैल्यूएट करवा लीजिए, फिर ठीक लगेगा तो आप प्रीलिम्स के बाद ही वहाँ पे आप मेंस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। फोरम में, विजन में, कहीं भी ज्वाइन कर ले, IAS स्कोर में, लेकिन सजेस्टेड है कि प्रीलिम्स की बात करें, उतना टाइम है भी नहीं अभी। CSET के लिए मैंने आपको बोला था ना 1 हफ्ता देना है या 10 दिन देना है, उसमें क्या करेंगे आप, पिछले 5 साल के UPSC के ही जो पेपर हैं, किसी कोचिंग के मत करिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं सबको डील कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फिर तो वर्ल्ड हिस्ट्री कब करें, डिजास्टर मैनेजमेंट कब करें? GS1 में सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको प्रीलिम्स के बाद करनी है, अभी टच करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सोचेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत टाइम लगेगा, नो, वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दे दिया जाएगा, या मेंस की स्ट्रैटेजी डालूंगा उस दिन वो उसका इंतजाम कर देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री आप आराम से प्रीलिम्स के बाद करिए, आराम से हो जाता है। विजन वाला बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है, जो लोग अभी 2-3 साल का प्लान बना रहे हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं, 2 साल का बना रहे हैं। अच्छा, इस बीच में नोट मेकिंग का क्या? अगर आप ये वाला अटैम्प्ट दे रहे हैं 2021 वाला और आपके पास पहले से नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो अब आप नोट मेकिंग में मत जाइए। नोट मेकिंग टेक्स 1 to 2 years, उतना टाइम नहीं है। और अगर नोट बने हुए हैं, आपके नोट्स बने हुए हैं तो वेरी गुड। अगर नया स्टार्ट करना है तो नोट मेकिंग पे मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, कंपाइलेशन इज़ मोर देन एनफ। हमने आज तक बिना किसी नोट्स मेकिंग के क्लियर किया और आराम से क्लियर किया, अब कभी होगा, ठीक है। कहने की बातें हैं, चबूतरे पे टॉपर हर कुछ बातें बोलते हैं। सोसाइटी वाला सेक्शन करंट अफेयर का सेक्शन होता है, ये आपके मेंस 365 वगैरह में किया जाएगा बाद में, या विजन का आता है वैल्यू एडेड मटेरियल, उसको देख सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस विजन का ही एक 40 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो कर लीजिए। अदरवाइज स्पेक्ट्रम के पीछे के चैप्टर भी पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं सौंप वगैरह के, वो कर लीजिए। सौंप का लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आज सौंप एक टेलीग्राम पे चैनल है, वेबसाइट भी है शायद उनकी, तो लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। GS1 ऐसे हो जाएगा, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में है। दोनों प्रीलिम्स के बाद करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कंपाइलेशन आती है 5-10 पेज की, आराम से कर लीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी में से कुछ क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी आ जाएंगे, लेकिन वो तो आपके विजन के मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, मेरे करंट अफेयर के सीरीज में हर जगह मेंशन होंगे। जो मेंस वाला इंटरनल सिक्योरिटी है आराम से प्रीलिम्स के बाद करिएगा।
ऐसे के लिए जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो हमेशा प्रीलिम्स के बाद करनी चाहिए, क्योंकि जीएस से ही आपकी नॉलेज से बन के ऐसे बनता है, तो उसको अभी से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। आंसर राइटिंग फुल ऑन जो करना है आपको वो प्रीलिम्स के बाद ही करना है। प्रीलिम्स के पहले 2-4 आंसर अगर आपका बहुत वीक हो तो किसी से इवेलुएट करवा लीजिए, डर लग रहा है तो, बाकी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ऑप्शनल है उसका भी टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स के बाद ही करिए। इस बीच में ये है कि कई लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना होता है, तो कोई मॉनिटरी नहीं है यहाँ पे साठ घाट, लेकिन हाँ वो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये स्पार्कल कॉपियर हैं राजेंद्र नगर में, इनका प्रिंट आउट काफ़ी क्लियर होता है, नॉर्मल रेट होती है सबकी जितनी होती है, ये नंबर डला हुआ है वहाँ पे। इनको आप एक काम करिएगा, जब भी आप कॉल करें बात करें तो मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा कि अभिनव भैया ने बोला है यहाँ के लिए। मैंने उनको बोला हुआ है कि मेरे कोई स्टूडेंट हो मेरा नाम ले तो आप उनको जल्दी डिलीवर करिए, और प्राइसेस में भी अगर मौका मिले तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आप चीप दीजिए। और मैंने कल ही कॉल करवाया था, मेरे लगता है कि लेजेंड भैया आईडी हैं जो है हमारे दोस्त, तो उन्होंने कॉल किया था तो इनके पास केमिस्ट्री का कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरा नाम लिया तो उन्होंने अलग से कुछ मंगवा के उनके लिए अरेंज करवा दिया पिछले साल वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो स्पार्कल कॉपियर को आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कहीं और भी कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेफरेंस देंगे तो अभिनव भैया बोलेंगे तो वो जल्दी आपका काम कर देंगे और कुछ अनअवेलेबल मटेरियल भी ला के जुगाड़ करवा देंगे। स्पार्कल कॉपियर राजेंद्र नगर, ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं, देयर इज़ नो इशूज़ एट ऑल। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि टेलीग्राम के भी कुछ चैनल आपको ज्वाइन करने चाहिए। सबसे पहले तो मेरा पर्सनल चैनल अभिनव सिंह ऑफिशियल, ABHINAW है, याद रखिएगा। सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डालूंगा, बुक से लेके सब कुछ का, ABHINAW सिंह ऑफिशियल, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी का मटेरियल नहीं डालता, वो वहाँ मेरा पर्सनल टच है गाइडेंस के लिए। कभी वॉइस नोट डालूंगा, कभी आपको मोटिवेट करूँगा, कभी आपको मैं खुद की दिल की बात बताऊँगा, तो पर्सनल चैनल है ये, है ना। हमारा UPSC PSC कॉरिडोर का ओपन चैनल भी है, उसका नाम है टिप्स फॉर UPSC, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है, वहाँ पे जिन लोगों को बुक की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिन लोगों को मन है कि वो डोनेट करें, चाहे उनके पास एक्स्ट्रा बुक हो, सेकंड हैंड बुक हो, कैसे भी हो, तो इसके लिए दोनों साइड से लोग हैं। तो स्टूडेंट हेल्प फॉर UPSC करके यहाँ मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप है, चैनल नहीं, सॉरी, ये ग्रुप है, स्टूडेंट हेल्प फॉर UPSC। अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है हेल्प की, वहाँ पे आपको बुक की, तो वहाँ पे पोस्ट डालिए। आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो, आप वहाँ भी पोस्ट डालिए। मैपिंग के लिए मेरे दोस्त का चैनल है mapping_UPSC, याद रखिएगा, mapping_UPSC है, जोकर भाई का है, तो आप इसको ज्वाइन करिए। जितने भी UPSC के, CDS के, CAPF के क्वेश्चन में मैपिंग आई हो सारा उन्होंने करवा दिया, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह वाला भी करवाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी उन्हीं का जोकर भाई का चैनल है, CAC PYQ क्विज़, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। UPSC के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभी तक कुछ नहीं बोला था, ठीक है, क्योंकि आपके सारा यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा। इंडिया भाई हमारे बहुत पुराने मेंटर हैं आपके टेलीग्राम पे, इन्होंने कई एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं, तो इनका चैनल है जो वो इंडिया भाई चैनल है। सौंप, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कुछ मटेरियल मिल जाएगा आपको बहुत अच्छा, उसके लिए सौंप गाइडेंस है, तो आप चाहें तो इन सारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, अच्छे चैनल्स हैं एक्चुअली। बाकी मेरे पर्सनल टच में रहने के लिए आप अभिनव सिंह ऑफिशियल विथ W इन बिटवीन, NAW है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने ये पूरा जो है आपको प्लान बता दिया, क्या पढ़ना है, अब कितना टाइम देना है, कब उठना है, ये चीज़ें आपको करनी है। जहाँ तक बात रही मेंटरशिप प्रोग्राम की, तो देखिए मेरा इस बार का स्कोर कम हो गया रिवीजन के बिना। हाँ, यही गलती बता रहा था, नॉलेज तो थी लेकिन अपने लेक्चर का भी रिवीजन नहीं किया, बस सोशल इशूज़ देख के चला गया, तो क्या होगा, कुछ बुक रिवाइज नहीं की, थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर पाया तो 94 पे स्कोर अटका है, लेकिन EWS से तो प्रोबेबली हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि हो जाता है तो 40 दिन बाद के आसपास रिजल्ट आता है, तब तो मैं शायद जनवरी में अपनी सीरीज स्टार्ट कर पाऊँगा, पॉलिटी वाली जो कंटिन्यू करनी है, एनवायरनमेंट वाली जो ख़त्म करनी है जनवरी में कराऊंगा, तो भी मैं मई के पहले फिनिश करा दूंगा सब कुछ, पॉलिटी एनवायरनमेंट सब कुछ करा दूंगा वहाँ पे, है ना। मुझे कराना ही क्या है, तमिलनाडु की हिस्ट्री करानी है, पॉलिटी करानी है पूरी, और एक चीज़ करानी है क्या, एनवायरनमेंट कराना है, अच्छा, और एक नितिन सिंघानिया कराना है ना। ये 4 चीज़ें मुझे मोस्टली करानी है करंट आपके स्टैटिक में। स्पेक्ट्रम तो मैंने करा दिया है, ठीक है, पॉलिटी के भी काफ़ी कुछ करा दिया है, एनवायरनमेंट में काफ़ी कुछ करा दिया, तो बाकी चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर मेंस हो गया मेरा तो जनवरी में, नहीं हुआ 40 डेज में तो फिर आ जाएंगे 40 दिन बाद लाइव सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे। तो ये मेरा यूट्यूब का प्लान है। बाकी डेली करंट अफेयर वगैरह मतलब तो चालू हो जाएगा, ज्योग्राफी भी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट मेंटरशिप वाला प्रोग्राम का क्या करें, डिपेंडिंग ऑन दैट अगेन। मेंटरशिप प्रोग्राम अगर मेरा हो गया प्रीलिम्स तो अच्छा, मेंटरशिप प्रोग्राम मैं आपके लिए भी रुका हुआ हूँ। मान लीजिए कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है 88 मार्क्स, ठीक है, 90 मार्क्स, तो वो कन्फ्यूज़ हैं कि वो 2021 की तैयारी करेंगे, 2020 की मेंस की तैयारी करें। तो लेट्स वेट फॉर देम, रिजल्ट्स आने दीजिए। एक बार UPSC का रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, जब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि उनको 2021 देना है प्रीलिम्स की, 2020 का मेंस देना है, तब मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू करेंगे। कम्प्लीटली फ्री है, ग्रुप बनाया जाएगा, 50 लोग चुने जाएंगे टेस्ट के बाद,
और फिर ये काम किया जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी मुझे मैसेज मत करिए, ये बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम 40 दिन का वेट करिए, यूपीएससी का रिजल्ट आने दीजिए प्रीलिम्स का। उसके बाद भी अगर मेरा हुआ तो मैं अभी से लेके 40 दिन बाद से लेके जनवरी तक आपको ऑन कॉल सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन टेलीग्राम पे मैं आपको मॉडरेट कर पाऊंगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, आप आराम से सारा सिलेबस खत्म कर सकें। फिर जनवरी से स्टार्ट कर देंगे फुल ऑन मोड में, जिसमें मैं आपको कॉल पे भी अवेलेबल रहूँगा 24 घंटे, और ये सारी चीज़ें फ्री हैं। तो इन सारी चीज़ों का वेट करिए, बाकी चैनल पे लगे रहिए, देखते रहिए। और अगर आपको लगा होगा कि ये कंप्लीट कवरेज है सोर्सेज की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।